बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। नाजरीन, आज 14 रमज़ानुल मुबारक है, अशराए मग़फ़िरत है, अपनी बरकतों और फजीलतों के साथ ये जारी है। उम्मीद ये करते हैं हम कि हमारे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे अपने प्यारों के साथ होंगे और रमज़ानुल मुबारक की फजीलतें बरकतें भरपूर अंदाज में बटोरे होंगे, समेट होंगे। बिल्कुल। हाँ। नाजरीन, इंसान हो या मुआशरा, तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी ही वो खसूसियात हैं जिन्हें अपनाकर दुनिया में अपना मकाम हासिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जल्दबाजी, बेसब्री और अदम बर्दाश्त इंसानी शख्सियत और मुआशरे को तबाह कर देते हैं। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जल्दबाजी और बेसब्री हमारे कौमी मिजाज का अब हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो अगर आपको इसका अमली मुजाहरा देखना हो तो घर से बाहर निकलें, आप हजूम में देखें, सड़कों पर मौजूद ट्रैफिक और रश में इंसानी रवैयों की सूरत हाल देख लें। गुत्था हो रहे होते हैं ट्रैफिक की सूरत में। और मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि अगर आपको कहीं जाने की जल्दी है तो आप वक्त लेकर निकले ना, 1 घंटा पहले निकल आएंगे। आपने अगर पहुंचना है 4 बजे तो आप ऐसा कोशिश करेंगे 3 बजे ना निकले, आप 2 बजे या 2:30 बजे निकल आए। आधे घंटे का मार्जिन लेके निकलेंगे तो शायद गुस्सा ना। आप कहीं पे भी शहरबानो क्यू देख लें जो बनी हुई है। अगर आप किसी स्टोर में ग्रोसरी कर रहे हैं, वहाँ पे बिल के लिए जो क्यू बनी हुई है। आप बैंक में अगर बिजली के बिल या कोई और बिल जमा कराने जाते हैं, वहाँ जो क्यू बनी हुई है। इस बात पे इतनी लड़ाई होती है लोगों के अंदर, इतनी मतलब अजीब किस्म की अलकाबात भी नवाजे जाते हैं कि अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी है कि हम तुम क्यों आगे लग रहे हो, मैं के पीछे हूँ, मैं उधर गया था, ये मेरी लाइन है, नहीं हो सकता ऐसे। तो हमें इस चीज को थोड़ा सही करना होगा और मेरे ख्याल से जब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे ना तो शायद ये वाला हमारी कौम में इम्पेशेंस इस लेवल की आ चुकी है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हर बार ही ऐसा होता है। हम लोग सिग्नल पे खड़े होते हैं और आई एम श्योर कि हमारे देखने वाले कई लोग इसे रिलेट कर पाए। हम लोग सिग्नल पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल रेड लाइट है, जैसे ही वो ग्रीन होगी हॉर्न, उसी टाइम हॉर्न बजना शुरू हो जाएंगे गाड़ियों के। मतलब कि भाई ग्रीन लाइट हो गई, पता चल गया, अभी चल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आप तो कहें ना हॉर्न, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो ग्रीन लाइट पे ही गाड़ी दौड़ा देते हैं कि बस ठीक है। नहीं ग्रीन पे तो चलना बनता है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपको वो इतना टाइम येलो लाइट पे, अच्छा येलो लाइट पे नहीं ग्रीन पे अभी ये होता है ना कि वो इतना मौका भी नहीं देते कि आप भाई गाड़ी थोड़ी सी स्टार्ट करें, थोड़ी रेड लें, पंजाबी में जो बोलते हैं वो फौरी तौर पे हॉर्न देना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल आज का हमारा मौजू यही, अच्छी बात यही है कि जी अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आए, सब्र लेकर आए अपने अंदर। और रमजानुल मुबारक का ये महीना जो है, इस हवाले से हमारे पास एक खुशनसीबी है कि हम इसमें सब्र करना ही तो सीखते हैं, क्योंकि सारा दिन हम भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, तो और मामलात में भी सब्र अपने अंदर लेके आए। और अल्लाह के हबीब ने भी इरशाद फरमाया है कि ठहर ठहर कर उम्दगी से काम करें, अल्लाह की सिफ्त है ये, और जल्दबाजी शैतान की सिफ्त है। आज के तेज रफ्तार दौर की अगर हम बात करें तो हर इंसान का दिल करता है कि उसको अजीम को मैं पीछे छोड़ के आगे निकल जाऊं और अजीम मुझे छोड़कर आगे निकल जाए। तो ऐसा नहीं होता। हर किसी के लिए, हर किसी की कामयाबी का एक वक्त मुकर्रर है, तो बेसब्री से वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और अक्सर मैंने रोड पे ना बड़े मज़े की चीज़ लिखी हुई देखी है कि रफ्तार आहिस्ता करें, ये ना हो कि आप घर जाने से पहले कहीं और पहुंच जाए। तो ये वाकई ये चीज़ भी होती है कि बेसब्री आपको कहीं और ही ना ले जाए, किसी और मुश्किल में ही ना मुब्तला कर दे जिस काम के लिए आप जा रहे हैं शायद वो ना हो सके। तो ये एक छोटी सी अच्छी बात थी जो हमने कोशिश की कि हम भी अपनाएं और आप तक पहुंचाएं। रवादारी अपने अंदर लेके आए, तहम्मुल अपने अंदर लेके आए, एक बैलेंस लाइफ गुजारना सीखे जी। बड़े मामलात इससे सीधे हो जाते हैं, तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और आप मुनासिब वक्त में हर जगह पहुंच जाते हैं। मेरे ख्याल से कम हो गया है क्योंकि अब वक्त शुरू हो चुका हुआ है। स्पार्क स्मार्टफोन लेके आए आपके लिए तोहफों की भरमार। तो स्पार्क स्मार्टफोन्स की जानिब से आज आपको दिया जा रहा है, आज हमारे पास वॉच है जी, स्मार्ट वॉच, स्पार्क स्मार्ट वॉच हमारे साथ मौजूद है, शाइन विद स्पार्क्स। और हमारे इस क्विज का असूल सबको पता है, कॉल मिलाना शुरू कर दें, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। बिल्कुल, सवाल पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 30 सेकंड्स के अंदर आपने सही ऑप्शन बतानी है। जो जवाब देगा उस जवाब को, अगर तो वो दुरुस्त जवाब होगा तो फिर उसको ये इनाम मिलेगा। जब हम आपको वक्त गुजर जाता है उसके बाद कॉल ना मिलाया करें, ये आपकी से एक रिक्वेस्ट भी है, पीसीआर से हमें बताया जा रहा है। जो जैसे प्रोग्राम शुरू होते हैं आप कॉल मिला सकते हैं, तो इस टाइम आप कॉल मिलाएं और जिस खुश नसीब की कॉल मिलेगी उससे किया जाएगा एक सवाल और सवाल के जवाब पर उसे मिलेगा, अगर सही होगा। कॉलर हमारे साथ है शहरबानो। तो कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। ठीक है आमना, तो आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है क्विज के? जी बिल्कुल मुझे पता है। ठीक है, मैं आपसे सवाल करूंगी और जो ऑप्शंस हैं वो अजीम आपको देंगे। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। तो सवाल ये है कि सूरह इखलास का दूसरा नाम क्या है?
ऑप्शन नंबर 1 है जी सूर्य कहफ, ऑप्शन नंबर 2 सूर्य यासीन, ऑप्शन नंबर 3 सूर्य तौहीद, ऑप्शन नंबर 4 सूर्य अनकबूत। जी इसका जवाब जो है वो डेफिनेटली नंबर 3 है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की वाहदानियत का जिक्र है, तो ये सूरत तौहीद ही इसका सेकंड नेम होगा। आर यू श्योर आमना? जी जी बिल्कुल। लॉक कर दें? जी कर दें। अच्छा जी चलो जी, दुरुस्त जवाब आमना, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सूर्य क्लास का दूसरा नाम सूर्य तौहीद है। आमना आपको बहुत बहुत मुबारक हो, स्पार्क स्मार्ट वॉच पल्स 1 आप जीत चुकी हैं। हमारी टीम आपसे आपका मेलिंग एड्रेस ले लेगी और आपको ये वॉच जो है ये पहुंचा दी जाएगी। और आपने अपना सही वाला और एक्टिव मेलिंग एड्रेस देना ताकि आपको ये गिफ्ट पहुंचे भी। आप भी इस क्विज का हिस्सा हो सकते हैं और 30 रोजे तक की सिलसिला जारी रहेगा। कॉल करते रहें और पाएं इनामात, स्पार्क स्मार्टफोन और स्पार्क स्मार्ट वॉच। दोबारा बोलें जरा तेजी से। स्पार्क स्मार्टफोन, स्पार्क स्मार्ट वॉच की जानिब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू सदाए रमज़ान। और आज हम बात करेंगे अजीम बेघर लोग जो है उनके बारे में। बिल्कुल शहबानो, ना सिर्फ बेघर बल्कि जिन्हें हम आम ज़बान में कहते हैं जी कि मेंटली चैलेंज पीपल, या फिर वो लोग जो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं उस तरह से जिस तरह से एक नॉर्मल लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो लाहौर में एक फाउंटेन हाउस है जी जहाँ पर ये तमाम लोग रहते हैं, वहाँ पर उनका ख्याल किया जाता है, उनको ज़िंदगी गुजारने का जो एक मौका दिया जाता है। और आप लोगों से भी दुआ की अपील की जाती है कि इन लोगों के लिए दुआ क्या करें कि अल्लाह इनको अपनी हालत में दुरुस्त पर फरमाएं, और इसके साथ साथ ये कि आप इनकी हेल्प भी किया करें, क्योंकि इस रमज़ान हम सबको अल्लाह ये तौफीक अता फरमाए कि हम इन तमाम लोगों की हेल्प करें जिनको वाकई हेल्प की ज़रूरत है। और शहरबानो, दुनिया से ये बेगाने लोग ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, रुबीना गई हैं वहाँ पर उनके पास फाउंटेन हाउस में, और एक बड़ी खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं जी। न्यूयॉर्क में फाउंटेन हाउस नामी इदारे से लाहौर की मेंटल हेल्थ सोसाइटी ने 1971 में पाकिस्तान में एक इदारे की बुनियाद रखी, जिसका नाम भी फाउंटेन हाउस ही रखा गया। इस इदारे में नफ्सियाती और जहनी मरीजों का इलाज जदीद तरीके से किया जाता है। इस वक्त मैं लाहौर के फाउंटेन हाउस में मौजूद हूँ। इस इदारे की एक और दिलचस्प इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि यहाँ पर दाखिल होने वाले मरीजों को मरीज नहीं बल्कि मेंबर कहा जाता है। माहिरीन नफ्सियात इन मेंबर्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक वक्त में लाहौर फाउंटेन हाउस में 400 के करीब मेंबर्स रहते हैं और उनको 10 मुख्तलिफ वार्ड्स में रखा जाता है। 1971 से अब तक 4000 से ज़ायद ज़हनी मरीज सेहतयाब होकर अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए फाउंटेन हाउस के अंदर चलते हैं और लोगों की कहानियाँ सुनते हैं। इस वक्त हम फाउंटेन हाउस की फीमेल आर्ट गैलरी में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत ये आर्ट्स बना रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये क्या बना रही हैं आप? गुड़िया बना रही। ये आपने खुद बनाई है दोनों? जी मैंने खुद बनाई है। कितनी देर होगी आप यहाँ पर हैं? कितने अरसे से? यहाँ पर मुझे अरसा महीना हो गया। उससे पहले आप कहाँ पर थी, क्या करती थी? उससे पहले मैं खुद सी इधरी गुड़िया कोई वगैरह सिलाई कटाई, मगर कुछ सीखना लिखना पढ़ना नाते वगैरह मैंने खुद बनाया। घर वाले याद आते हैं? जी। कभी आपसे मिलने के लिए आते हैं वो? नहीं। आप मिलना चाहती हैं उनसे? दिल करता है कि जल्दी से घर वालों के पास चली जाऊं? जी मैं मिलना चाहती हूँ, पर घर वाले आते भी नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर कितने अरसे? मैं पिछली गर्मियों को मुल्तान सेंटर में आई हुई थी। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। वो आपसे मिलने के लिए आते हैं? वो मिलने के लिए नहीं आया कोई भी। जब जैसा बेटा छोड़ के गया वैसा चला गया, तभी तो कोई नहीं आया। मेरा शनाख्ती कार्ड का मसला था, इसलिए मुझे छोड़ा गया बेटे ने। तो आप मिलना चाहती हैं? जी मिलना चाहती हैं। ठीक ठाक हूँ, अपनी दवाई भी टाइम पर खा रही हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक रह रही हूँ। आपको सबसे ज़्यादा याद कौन आता है? मेरा शोहर की याद आती है, बच्चों की याद आती है। तो वो आपसे मिलने के लिए नहीं आते, आप क्यों याद करती हैं? अब बस मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे। दिल चाहता है घर चली जाऊँ, घर जाकर बच्चे में रहूँ, अपने शोहर में रहूँ, अपना काम वाम सारा किया करूँ, आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारो जितना तक जींदे जागदे हैं अभी। अच्छा उनके लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहें?
अपने बच्चों के लिए, जो बच्चों के आपको लिए देख बस रहे हैं? यही मैं कह रहे हैं कि बच्चे मुझे आके ले जाए, मेरा शोहर ले जाए मुझे आके, तो अच्छी खासी मैं ठीक ठाक हूँ, अब चली जाऊँ, अपने आराम से रहूँ, दवाई खाई या करूँ, तो काम वाम कर रही है, करो किसी हाँ, आप लड़ाई तो झगड़ा- बहुत प्यारी हैं, आपको बिल्कुल सही समझ है, आपको तो उनको अब ले जाना चाहिए। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कितनी देर होगी आपको यहाँ पर? 3 महीने हो गए मुझे। यहाँ पर छोड़ने कौन आया था आपको? दारे वाले छोड़ के गए। उससे पहले आप कहाँ पर थी, क्या करती मेरे थी? शौहर ने मुझे छोड़ दिया था, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है मेरे। कितने साल उसके साथ आप रही? शादी कितनी देर आप लोगों की रही? 7 साल रही हूँ उसके साथ। तो उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया? जी। उन्होंने कोई आगे शादी की या वैसे छोड़ दूसरी दिया? शादी कर रहे तो आपको वो बहुत याद आते हैं? थे। हाँ बस सही है, याद आती है। और कौन आपको बहुत याद आता है? घर वाले याद आते हैं। कोई मिलने नहीं आया उसके बाद आपसे? नहीं, मेरे घर वाले छोड़ के चले गए। आपका यहाँ पर दिल लग गया, आप यहाँ पे रहना चाहती हैं या फिर आप चाहती हैं कि जल्दी से घर वापस चली जाऊँ? घर वाले मिल जाएं तो जल्दी से चले जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर आपका दिल लग गया। यहाँ पे लग गया, दिल लग गया। डॉक्टर्स आपका कैसा ख्याल रखते हैं? अच्छा ख्याल करते हैं। कुछ कैमरा पर मैसेज देना चाहें देखने वालों को? घर वालों के लिए कहूँगी जल्दी से आके मुझे ले जाएं, कि याद आती है वो। मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि वो आपको आए और बहुत जल्द ले जाएं। फाउंटेन हाउस की फीमेल आर्ट गैलरी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ इनकी कहानियाँ जानी हैं। हर कोई अपने अपनों से मिलना चाहता है। यहाँ पर इन्हें कितनी ज़बरदस्त आसाइशें दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनों को भूले नहीं हैं। लम्हा ब लम्हा उन्हें याद करते रहते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनों को अगर आप छोड़ कर जा रहे हैं तो काइंडली उनसे मिलने के लिए तो आएँ। उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। वो यहाँ पर रहते हुए भी आपको भूल नहीं सकते। इस वक्त मैं फाउंटेन हाउस के मेल आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर इनके 3 यूनिट्स हैं, लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी और म्यूज़िक। हम इनकी मसरूफियात जानते हैं, ये लोग लाइब्रेरी में क्या करते हैं, फिर इनसे नात सुनते हैं और यहाँ पर ये कैसी आर्ट करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? शराफत महर मेरा नाम है। शराफत, आपको कितनी देर होगी यहाँ पर आए हुए? मुझे 7 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। उससे पहले आप कहाँ पर थे, क्या करते थे? उससे पहले मैंने एमकॉम किया बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो मैं टीचिंग भी करता रहा हूँ और वाल्द आइसक्रीम में एज ए सीनियर अकाउंटेंट भी रहा हूँ मैं। अच्छा, और आपको यहाँ पर किसने छोड़ा? मुझे मेरी फैमिली छोड़ कर गई है। मैं 2013 के अंदर जो है वो मेरी नींद गायब हो गई। 2013 में वालदा की डेथ हुई तो नींद नहीं आई मुझे, 15-18 दिन तक नींद नहीं आई। तो मैं जो है डिप्रेशन में चला गया, तो फिर मेडिसिन स्टार्ट हो गई मेरी। कोई देखने वालों को कोई एक मैसेज देना चाहिए आप? मैसेज ये है मेरा कि बस सच बोलना चाहिए हर इंसान को, और झूठ की सियासत या झूठ पर जो है हम अपनी बात नहीं करनी चाहिए। फाउंटेन हाउस के मेंबर मोहम्मद अली कैफी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो लाइब्रेरी में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप क्या करते हैं लाइब्रेरी में? मैडम, मैं लाइब्रेरी में यहाँ के इंचार्ज हैं सर, मैं तो उनका असिस्टेंट हूँ। और जो है यहाँ पे शेल्फ्स की सफाई, बुक्स की सफाई और जो है कंप्यूटर्स की सफाई और जो है थोड़ा सा उनका जो ऑफिस वर्क है उसमें उनकी हेल्प आउट करता हूँ। फाइल्स लेके जानी हो वार्ड्स में, साइन सिग्नेचर कितना करवाना। अरसा हो गया आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ पर फाउंटेन हाउस में आया तो 17 साल हो गए हैं, लेकिन लाइब्रेरी में काम करते तकरीबन 3 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं 17 साल पहले आपकी ज़िंदगी कहाँ थी, क्या करते थे आप? क्या? मैं हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बीकॉम कर रहा था। तो फाइनल ईयर में जो है ना मेरा ये दिमागी मर्ज हो गया, मैं फिर यहाँ पे आ गया। कैसे आपको पता चला कि आप एक जहनी मरीज़ हैं? मुझे साइकोसिस हो गया था, वहमों का मर्ज हो गया था। जिस बात पे अड़ जाता था फिर उस बात पे अड़ा ही रहता था। घर वाले तंग आ जाते थे, थोड़ा जो इरिटेट हो जाते थे, उन्होंने फिर यहाँ पे छोड़ दिया। कौन छोड़ने आया यहाँ पर आपको? बड़ा भाई। आपसे मिलने आते हैं वो? नहीं, 10 साल तो आता रहा, 6-7 साल से कोई भी नहीं आ रहा। आपको कोई एक ऐसा इवेंट या कोई घर वाले जो आपको बहुत याद आते हैं? वालदा बहुत याद आती है।
आपका दिल करता है कि उनके पास हाँ जी, चला वो जाए? यूएस से रहती हैं मामू के पास, तो कभी फोन पर बात हुई हो? नहीं, 1-2 बार आई हैं बस मिलने, बस 7 साल पहले लास्ट टाइम आई हैं। और उसके बाद अब तक उनका कोई खैर खबर तक नहीं आई कि वो उनकी मतलब किस हाल में है, पाकिस्तान में, यूएसए में, बीमार हैं, सेहतयाब हैं, 80 से 80 अबव हैं वो, तो फिक्र भी बड़ी रहती है, लेकिन कोई इतला नहीं है। कोई आप देखने वालों को कोई एक मैसेज देना चाहें, कोई बात कहना चाहें आप? मैसेज यही देना चाहूँगा कि बस अगर थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा इस मर्ज़ का शिकार हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको उम्र कैदी करवा दी जाए। 17-18 साल या 20-25 साल इधर या ऐसे किसी जगह पे छोड़ दिया जाए, बल्कि जब डॉक्टर्स कह दें कि वो नॉर्मल है तो उसको ले जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात की है इन्होंने। मुझे लगता है कि हमें अपनों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जब आप किसी को किसी जगह छोड़कर आते हैं तो उसे दोबारा भी देखना चाहिए, उससे मिलना चाहिए कि वो कितना रिकवर कर चुके हैं। फाउंटेन हाउस के एक मेंबर बहुत अच्छी नात पढ़ रहे थे, अभी हम इनसे बात करते हैं, फिर हम इनसे नात भी सुनेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद अवैस साकिब, अपना सरगोदा इस्तिकलालाबाद। आपको कितनी देर होगी यहाँ पर आए हुए? मुझे अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे। उससे पहले आप कहाँ पर थे, क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या करते थे आप? एक्टिविटीज़ ये हैं कि मसाजिद में मतलब लोग रमज़ानुल मुबारक में मतलब बुला लेते थे मुझे, और जहाँ कहीं मतलब महफिल होती रहती हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वहाँ मतलब मुझे बुला लेते थे। हर एक जहाँ में, हर एक मकाम पर, हर एक जहाँ में, हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। हर एक जहाँ में, हर एक मकाम पर मेरे सहाबा खड़े हुए हैं। नबी की अज़मत को मानते हैं, जो उनकी अज़मत को मानते हैं, उन्हीं के दर पर पड़े हुए हैं। नबी की नाते, नबी की बातें मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। नबी की नाते, नबी की बातें मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं देखता हूँ नबी के सदके, मैं देखता हूँ नबी के सदके, गुनाह मेरे झड़े हुए हैं। हर एक जहाँ में, हर एक मकाम पर मेरे सहाबा खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। कितनी अच्छी नात पढ़ते हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बारकल्लाह। सारी दुआएं हैं मेरी जी बारकल्लाह जी, कि आप बहुत जल्द ठीक हो मुबारक जाएं, करे। अपने घर वालों के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू हाँ, करें। बस डिस्चार्ज प्लान का मतलब थोड़ा इंतज़ार है। मतलब वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो है मेहरबानी है, मतलब वो कर दें। बहुत शुक्रिया। फाउंटेन हाउस के एमएस डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हमारे जो नाज़रीन हैं, आपने बताइएगा फाउंटेन हाउस क्या है, ये काम कैसे करता है? अक्सर लोग हैं जो फाउंटेन हाउस को भी मेंटल हॉस्पिटल समझते हैं, बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर मेंटल हॉस्पिटल जो है ना, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलने वाला इदारा है। फाउंटेन हाउस गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलता है, ये लोगों की सपोर्ट से चलने वाला इदारा है। सर, यहाँ पर जो हमारे मरीज़ हैं, उनके जो घर वाले हैं वो पे करते हैं या आप लोग इनका मुफ्त इलाज करते हैं? अच्छा, देखिए, जो बंदा भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर फाउंटेन हाउस में इलाज करवाता है, हमारी ओपीडी जो है ना 100% फ्री है। ठीक है। जो शख्स ये कह दे कि मैं ज़कात का हकदार हूँ, उसको ज़िंदगी भर दवा फ्री मिलती है। जो शख्स ये कह दे कि मेरे पास ज़कात के को अवेल करने की सहूलत नहीं है, आप हमें सपोर्ट करें, उसका इलाज भी फ्री होता है। अगर हमारा एक पेशेंट पे 1 लाख खर्च होता है तो हम किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 3,000 इतने पैसे लेते हैं, ताकि ये जो हमारे माशरे के अंदर बिल्कुल 100% फ्री का जो कॉन्सेप्ट है, उसको साझेदार बनाने की कोशिश की जाती है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स पे भी कोई क्वेश्चन ना उठाए।
लेकिन हम उनको सबको ये बताते हैं कि जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़कात के मद में है। अगर किसी शख्स को ज़कात नहीं लगती तो उसको ज़कात की सपोर्ट नहीं लेनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जितनी महंगाई और जितने मसाइल हो गए, भाई एक घर में खुदा ना खास्ता एक नशे का मरीज़ पैदा हो जाए और एक घर में कोई साइकेट्री का मर्ज पैदा हो जाए, उसका घर रहता कहाँ है भाई? नहीं रहता। 100% ज़कात का हकदार हो जाता है। टेक्निकली तौर पे ये सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के हालात आपको पता है जो जिस तरह से हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है मरीजों में ज़्यादा ख़वातीन हैं या मर्द? देखिए हमारे पास 100 बेड हैं और उस औरतों के वो 100 के 100 भरे रहते हैं। 300 बेड हैं मर्दों के, वो भरे रहते हैं। दूसरे हॉस्पिटल में हमारे 250 औरतों के मर्द वो सब भरे होते हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लें, ये ऐसा ख़राब माशरा है हमारा, ख़तरनाक माशरा। मैं टीवी पे ये बात कह रहा हूँ। अगर मेरी बेटी को डिप्रेशन हो जाए ना तो मैं सबसे पहले मैं मना करूँगा, किसी को ना बताना, तुम्हारे ऊपर ना एक लेबल लग जाएगा पागल का। उसका इलाज नहीं कराते लोग उन्हें छुपा लेते हैं, छुपाते हैं, इलाज नहीं कराते, बताते नहीं हैं। नतीजा क्या होता है कि जब वो पूरी तरह से जहनी मरीज हो जाती है तो फिर उसको अस्पताल में लाते हैं और छोड़ के जाते हैं और एड्रेस चेंज कर लेते हैं। सर जैसे माह रमज़ान का महीना है, यहाँ पर क्या मसरूफियात हैं? देखिए हमारे पास तो रमज़ान उसी तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह से माशरे में आम घरों में हो सेलिब्रेशन होती है। यानी कुछ हमारे पास 400 मरीज़ों में से 100 के करीब मरीज़ जो हैं वो रोज़ा रखते हैं, बाकी लोगों को उनको इजाज़त नहीं है। मेडिकेशन के अलावा उनकी तबीयत भी इस तरह से नहीं है जो एडमिट है यहाँ पे। फाउंटेन हाउस में वैसे मैं आपको बताऊँ एडमिट नॉर्मल आदमी इस तरह से होता कोई नहीं है। फाउंटेन हाउस में तो वो एडमिट होता है कि या तो जो खुदकुशी कर रहा होता है या खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहा होता है। ये हमारे जैसे इंसान। हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं और चेयरमैन भी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर कहलाते हैं। मैं स्टाफ मेंबर हूँ और ये जो मरीज़ यहाँ पे एडमिट करते हैं हम इनको किसी को मरीज़ नहीं कहते, हम इनको मेंबर कहते हैं। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 में से 1 यानी तकरीबन 40% अफराद मुख्तलिफ ज़हनी मसाइल का शिकार हैं। अवेयरनेस ना होने की वजह से इन लोगों को जिन और भूतों के साथ जोड़ दिया जाता है और इनका तवीज़ों से इलाज करने की कोशिशें की जाती हैं। बहुत सारा वक्त और पैसा बर्बाद करने के बाद भी ज़हनी सुकून नहीं मिलता। माह रमज़ान का महीना शुरू है, अपनों के साथ इफ्तारी कीजिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए, दूसरों के दर्द बांटिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान बनाएगा और अल्लाह ताला हम सब का हामियों नासिर हो। हमें दे इजाज़त। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सदाए रमज़ान। सदाए रमज़ान। वेलकम बैक करते हैं आपको और अब आपको सैर करवाएंगे खूबसूरत मस्जिद की। तुर्की की सुलेमानिया मस्जिद सल्तनत उस्मानिया की एक अजीम यादगार है। ये इस्तांबुल की सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद भी कहलाई गई है। यकीनन जो सल्तनत उस्मानिया की एक अजीम यादगार है मस्जिद। और शहरबानो सीजन भी आपने देखा होगा सल्तनत उस्मानिया वाला। बिल्कुल, वो भी मैंने देखा है, लेकिन जब भी इस तरह के विजुअल्स देखते हैं ना तो बात वही है कि वहाँ जाने का दिल करता है। तो अब मैं तो कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टूर प्लान होना चाहिए और हम जाके वहाँ पर खुद लाइव जो है ये मनाज़िर तो आपने पता नहीं किस किस जगह के लिए मुझे बोला हुआ है कि नेक्स्ट टूर प्लान करें। अब्बू वाले वादे करते हैं आप। अब्बू बचपन में कहते थे वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे। मैं ये वादा तो नहीं कर रहा कि मैं लेके जाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ हमें अपनी पूरी टीम के साथ जाना चाहिए। या फिर टू गो लिस्ट में थिंग्स टू डू। बिल्कुल नहीं, और ऐसी जितनी भी यादगार हैं, ऐसी जितनी भी यादगार है पूरी दुनिया में मौजूद है। अच्छा, रमज़ान के हवाले से एक महसूस चीज़ जो मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूँगी अपने नाज़रीन के साथ, वो ये है कि चैरिटी कितनी ज़रूरी है इस महीने में और इस महीने के अलावा पूरे साल में। हम अगर अपने सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा निकाल दें और सखावत करनी चाहिए, आपको चैरिटी करनी चाहिए। और वैसे भी रमज़ानुल मुबारक में तो हर नेकी का सवाब 70 गुना बल्कि 700 गुना जो है वो बढ़ जाता है। तो इस हवाले से हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और शहरबानो एक फैक्ट भी है वैसे कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा चैरिटी की जाती है। माशाल्लाह, शुक्र है।
और इसके साथ साथ ये है कि हमने पाकिस्तान में देखा है कि कितने बड़े लेवल पर इफ्तारियाँ भी करवाई जाती हैं, जो बड़े शानदार दस्तरखान लगाए जाते हैं। बहुत शानदार। कराची में तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ये इंतजाम किए जाते हैं। लाहौर में भी अपनी मदद आपके तहत लोग ये काम कर रहे हैं। अगर आप इफ्तार से कुछ देर पहले घर की तरफ जाएं तो रोड्स पे बाकायदा लाइनें लगी होंगी और समझ आ रहा होगा कि ये वाला ग्राउंड में भी कोई इफ्तारी करवा रहा है, ये वाला ग्राउंड में कोई इफ्तारी करवा रहा है। एक और अपडेट है अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। इससे पहले हमने तुर्किया की एक मस्जिद दिखाई है और अब मलेशिया की सैर करवाते हैं। तो मलेशिया में शीशे से बनी मस्जिद है जो दुनिया की खूबसूरत मसाजिद में से एक है। क्रिस्टल मस्जिद के नाम से मारूफ है ये मस्जिद। 2006 में मलेशिया के एक शहर में इस्लामिक हेरिटेज पार्क में ये मस्जिद तामीर की गई और मस्जिद का इफ्तिताह सुल्तान मिजान ज़ैनुल आबिदीन ने किया। इस मस्जिद का हर हिस्सा क्रिस्टल से बना है। मसनूई तालाब पर बनी ये मस्जिद दूर से देखने में तैरती हुई महसूस होती है। क्रिस्टल मस्जिद जो वक्त की तब्दीली के साथ अपना हुस्न तब्दील करता है। दिन की रोशनी में दूधिया, मगरिब में नारंगी और रात की तारीकी में चांद की रोशनी इस मस्जिद की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देती है। मस्जिद की आराइश पर कमोबेश $80 मिलियन खर्च किए गए हैं, जबकि मस्जिद में वाईफाई की सहूलत मौजूद है। क्या बात है, ये तो नमाजियों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी खूबसूरत एक चीज है कि वाईफाई स्पॉट भी है। पूरी दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक मस्जिद है। हाँ, और वैसे भी हमारी जितनी मसाजिद हैं या हमारी इबादत गाहें हैं, मेरा तो दिल करता है वो इतनी खूबसूरत हो कि वहाँ पर बैठकर वक्त गुजारने का दिल करे, इबादत करने का दिल ज़्यादा करे। और वहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो आप चलें, आपने नमाज पढ़ ली, आपने नवाफिल पढ़ लिए, कुरान पाक बैठकर आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुताला कर सकते हैं अपनी इस्लामी हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री में। और शहर बानो सही बात है, मसाजिद के अंदर लाइब्रेरीज होनी चाहिए जहाँ पे आपकी इस्लामिक हिस्ट्री पे जितनी बड़ी मसाजिद है ना हमारी दुनिया में, जितनी बड़ी बड़ी मसाजिद है वहाँ पर लाइब्रेरी ज़रूर होती है। आप देखें जाकर, बहुत बड़ी लाइब्रेरी और दुनिया भर से बड़ी बड़ी और खूबसूरत वहाँ पर किताबें वहाँ पर मौजूद होती हैं। और तो अब ये मस्जिद जो है प्लेस टू विजिट जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर ऐड होने वाली है। क्रिस्टल की ये बनी हुई सारी। अल्लाह करे जी, अब तो दुआ करेंगे कि हम ये सारी मसाजिद जाके खुद देखें। तो जितने भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी शानदार मॉन्यूमेंट्स हैं और हमारे देखने वाले भी जाकर इसकी खुद ज़ियारत करें, खुद देखें। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कतर के हवाले से देखा था कि जब वहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ था और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी रखी थी कि उन्होंने पूरी ग्लास से मस्जिदें बनाई थी जिसमें अंदर कोई इबादत करने वाला वो बाहर वाले को उसी तरह से नजर आता था। और हमने देखा कि बड़े ट्रांसपेरेंट, यस एग्जैक्टली, और बड़े लोगों ने जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो गैर मुस्लिम वहाँ पर आए थे वो वर्ल्ड कप की सूरत में, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया सिर्फ इसलिए कि कितनी खूबसूरत इबादत की जा रही है। तो इसी तरह हमें इस तरह की डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए जो कि अपीलिंग हो और लोग उसको देखें और उसके बाद देखने के बाद रिसर्च करें, और रिसर्च करेंगे तो वैसे ही हमारा दीन इस्लाम इतना खूबसूरत है कि लोग खुद ही खींचे चले आते हैं। एक इसी तरह की एक शानदार सी रिपोर्ट तैयार करेंगे अपनी बादशाह मस्जिद पे भी लाहौर में जो मौजूद है। वैसे तो हम गाहे बगाहे उसकी बताते रहते हैं डिटेल्स, लेकिन उसको भी इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो बाहर यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहर बानो, अब हमारा बड़ा ही अहम सेगमेंट है। बिल्कुल जी, नाते रसूल मकबूल सुनेंगे। अब हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और उनका नाम है, उनको मेरे से क्या मैं आपका नाम सही नहीं रहती? नहीं ठीक है। नहीं, अब आप खुद बताएं। हाफिज ज़िशान अलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, अब आप सही लिया आपका नाम? जी ठीक है। अब हम आपसे कलाम सुनेंगे और एक नात। जी, मैं पहले नाते रसूल मकबूल। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, ये निजाम चल रहा है, तेरा सलामत मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत नहीं अर्शो फर्श पर ही नहीं अर्शो फर्श
चर्चे तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। बस नाम मोहम्मद तहे खाक भी लहद में आका तेरा नाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे। और खूबसूरत शेर देखिए, वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को, वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को कि गुलाम नाका पर है और इमाम चल रहा है। कि गुलाम नाका पर है और इमाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे। मुझे इस कदर जहां में ना कबूल आम मिलता, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे और कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को हम, तेरे नाम के सहारे ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे ये गुलाम चल रहा है। तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। खूबसूरत। ज़ीशान साहब बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा आपने, बड़ी खूबसूरत आवाज़ आपकी। अब हम चाहेंगे कि आप हमें नात भी सुनाएं। आपने कलाम का कहा था। जी जी, जी, मैं आरफे खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम से चंद अशार पेश करता हूँ। अव्वल हमदे सना इलाही जो मालिक हर उस दा नाम चतारण वाला। यारो किसे मैदान ना हरदा उस दा नाम चतारण वाला। यारो किसे मैदान न हरदा
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਥੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਥੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੂਰਤ ਕਾਬਲੇ ਤਵੱਜੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਾਦੀਏ ਦਾਨਾਈ आशिक बन तू उस सोने दा जिस ए शक्ल बनाई आशिक बन तू उस सोने दा जिस ए शक्ल बनाई ते फजल तेरे नल लोहे तरदे फटिया दे नल जड़ के कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद चंगियां दा लड़ फड़ के कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद ते चंगियां दा लड़ फड़ के ते मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई सदके जावां इना उच्चियां कोलों जिन्हां नीवियां नाल निभाई सदके जावां इना उच्चियां जिन्हां नीवियां नाल निभाई ते राधे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे। वेलकम बैक। बहुत सारे लोग इस वक्त इफ्तार कर रहे होंगे और कुछ लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो हम बढ़ चुके हैं अपने अहम सेगमेंट की जानिब जो कि है इस्लामी तहज़ीब और तारीख़। आप लोगों की जानिब से खूब पज़राई मिल रही है। तो हमारे साथ मौजूद है सैयद फ़हद अली काज़मी साहब और आज हम बात करने जा रहे हैं उंदलस की। कैसे आप करते हैं आपको। वी आर गुड फ़हद साहब, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पर हम गुफ्तगू करते हैं। लाहौर और कुछ इलाकों में इफ्तार हो चुकी होती है, कराची वाले लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये 5-7 मिनट्स हम कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं और अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ कॉन्वर्सेशन हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आगाज़ में कहना चाहूँगा, कल हमारी ऑफ एयर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी। अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं कि जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये तो अरबों की कंट्रीब्यूशन है। जी जी जी। तो आप कह रहे हैं कि हमने ये किया, कि हम का लफ्ज़ कहाँ से आया, और ये बहुत से लोग अक्सर ये कॉन्वर्सेशन करते हैं। मैं क्विक आंसर आगाज में करना चाहता हूँ। द मोमेंट कोई शख्स
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो उसकी जोग्राफी, उसकी एथनिसिटी, उसकी ज़ात, उसकी नस्ल वो माइनस हो जाती है, सब पीछे रह जाता है, वो पीछे रह जाता है और आप एक बड़ी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन जाते हैं। खिलाफत राशिदा आपकी हो जाती है, हसन हुसैन आपके हो जाते हैं, ये सारी तारीख आपकी हो जाती है और आप उस बिल्डिंग ब्लॉक को ओन करते हैं। तो ये हिस्ट्री जो है ये अरब्स की नहीं है, ये मुसलमानों की है। सही। ये किसी जोग्राफी की नहीं है, मुसलमानों की। और इसीलिए जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था तो वेस्टर्न प्रेस उससे पाकिस्तानी बॉम्ब नहीं कहती थी, इस्लामिक बॉम्ब कहती थी। सही। उनको भी ये पता है कि ये उम्मत मुस्लिमा की तरफ से ये बात है। तो जोग्राफिकली ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का प्राइड है, लेकिन ओवरऑल ये उम्मत मुस्लिमा का प्राइड है। तो हमारी जो ये बड़ी आइडेंटिटी है इसको हम याद भी हमने रखना है, इसको सेलिब्रेट भी करना है और इंशाल्लाह हमने आगे भी बढ़ना है। तो यानी इस चीज़ को हम ऐसे ही लेंगे कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एब्सोल्युटली उम्मत मोहम्मदी आला साहिब सलात। और हमारे फिरके बाद में, हमारे मसलक बाद में, हमारी क्रीड्स, कस्टम्स, कन्वेंशन, जात पात बाद में, ज़ाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई निस्बत सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़ी खूबसूरत बात। तो हम उंदलस की बात कर रहे थे और वो मैं जैसे कल आपसे शेयर कर रहा था, मूसा बिन नुसैर वहाँ पे हमारे गवर्नर थे। अफ्रीकिया सूबा था जी, जो मुसलमानों ने बना लिया था। ये एम्पायर इतनी बड़ी थी और मिस्र एक अलहदा सूबा था, अफ्रीकिया नया सूबा था। तो यहाँ से तारिक बिन ज़ियाद को भेजा जी। और जैसे कल कॉन्वर्सेशन हुई कि वो स्ट्रेट एक वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी को, दो ओशंस को या दो समंदरों को जो मिलाती है वो स्ट्रेट होती है। बिल्कुल। तो वहां पे स्ट्रेट है और वो स्ट्रेट सिर्फ 9 माइल्स है। मराकश से जब आप जाते हैं तो विद इन 9 माइल्स। और आजकल वो वहां पे शिप्स चलते हैं या वो जो स्टीमर्स चलते हैं, 35 मिनट के अंदर आप मोरक्को से स्पेन चले जाते हैं। अच्छा। तो तारिक बिन ज़ियाद मुसलमानों के जनरल वो वहां पर पहुंचे और तारिक बिन ज़ियाद इस चट्टान के पर उन्होंने लैंड किया, यानी वो पहुंचे, उसको जबलुत तारिक कहते हैं उनकी याद में। जबलुत तारिक से ही अब उसे वो वेस्टर्नाइज हो गया, तो वो जिब्राल्टर उसे अब कहते हैं, लेकिन असल में वो अरबिक में जबलुत तारिक था जहां पे वो उतरे। और उन्होंने एक बड़ी यादगार तकरीर वहां पे की। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ इस पे एतराज भी करते हैं, लेकिन लिटरली ये बड़ी मशहूर बात है कि उन्होंने कश्तियां जलाई। कुछ लोग एतराज करते हैं कि शायद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर लिटरली उन्होंने कश्तियां नहीं भी जलाई तो हकीकतन कश्तियां जलाई दी थी। सही। और उन्होंने वहां पे तकरीर की, उन्होंने कहा लोगों पीछे समंदर है, आगे हमारी वो टेरिटरी है, वो एनिमी है जिसकी तरफ हमने जाना है, तो अल्लाह का नाम लो और एडवांस करो। और फाद साहब उस वक्त स्पेन में कौन सी फोर्सेस थी? ये बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग, ये जी एक विसिगोथिक एक एम्पायर थी वहां पे, ये जर्मैनिक लोग थे। सही। ये जर्मैनिक्स थे और ये लोग उस वक्त स्पेन के इस एरिया को कंट्रोल करते थे। तो ये कुछ अरसा पहले तक बाइजेंटीनियन एम्पायर का कोई इन्फ्लुएंस था, लेकिन इस वक्त बाइजेंटीनियन एम्पायर का इन्फ्लुएंस नहीं था। तो ये जर्मैनिक ट्राइब्स यानी जर्मन्स के ट्राइब्स थे जो स्पेन को कंट्रोल करते थे और उनकी यहाँ पे एम्पायर थी जिनके साथ इनका मुकाबला हुआ। 711 के अंदर इन्होंने पहली दफा जो है स्पेन को फतह किया। 1 साल ये वहां पे रहे तारिक बिन ज़ियाद। फिर 712 में मूसा बिन नुसैर भी आ गए यहाँ पे और इन्होंने अपना इनिशियल कंट्रोल जो है वो कायम किया। और एज यू नो कि बनु उमैया का जो कैपिटल था वो डमास्कस में था और महल्लाती साजिशें होती थी। जब एक खलीफा का इंतकाल होता, दूसरा आता, तो वो ये करते थे कि पुराने जनरल्स को वापस बुला लिया, हिसाब किताब दो, क्या हो रहा था वहां पे। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी हुआ 712 में कि उसको भी बुलाया गया। सही। इन लोगों को भी 715 में वापस बुला लिया गया। मूसा बिन नुसैर को भी, तारिक बिन ज़ियाद को भी इनसे कहा कि जी हिसाब किताब दें ये वो। तो इनके साथ जो इनका एंड है वो इतना अच्छा नहीं हुआ उस वक्त का जो बनु उमैया का खलीफा था। लेकिन बनु उमैया का कंट्रोल यहाँ पे कायम हो गया। सही। और 750s में जो है ये कंट्रोल जो है बहुत आगे चला गया और मतलब ये एक प्रोविंस बन गया। स्पेन बिकेम पार्ट ऑफ बनु उमैयास एम्पायर। सही। अब थोड़ा सा और आगे चले। और पूरा स्पेन या
कुछ ये एरिया, कुछ पूरा स्पेन तो नहीं था, गालिब अक्सरियत आप उसे कह सकते हैं। सही। लेकिन इसके अंदर सिटी स्टेट्स थी, सिटी सेंटर्स थे, खास तौर पे कर्तबा, गरनाता, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। और गालिब अक्सरियत ही आप इसे कहें, लेकिन ये अंदलूसिया एक सूबा उन्होंने बनाया मुसलमानों ने, जिसे मुस्लिम इसी को कहते हैं। ऑफ कोर्स मुस्लिम स्पेन इसी को कहते हैं, यानी मुस्लिम वहां पे आ गए। अच्छा, अब जाते ही तो सारे मुसलमान नहीं थे, ऑफ कोर्स, यानी ये तो मुसलमान गए और ये तो एक माइग्रेशन थी वहां पे। वहां पे ये बर्बर्स, नॉर्थ अफ्रीकन वो थे, अरब्स थे, और ये जा रहे थे वहां पे। अच्छा, अब अब्बासी एम्पायर आ गई। अब जब अब्बासी एम्पायर आई तो इन्होंने बनु उमैया को चुन चुन कर उनका खात्मा किया, और बनु उमैया का एक शहजादा बचा सिर्फ। सही। अच्छा, अब्दुर्रहमान द फर्स्ट उसको कहते हैं। सही। और वो इराक पे कहीं जब वॉर हुई थी तो वो इराक से निकला। इट टुक हिम 5 years, बचता बचाता, वो कहते हैं ना सारे कॉन्टिनेंट्स की पुलिस उसके पीछे लिटरली लगी हुई थी। 5 साल बाद वो स्पेन पहुंच गया, क्योंकि स्पेन में बनु उमैया ने एम्पायर पहले क्रिएट की हुई थी। अब बनु अब्बास जब आई तो इसका एक वहां पे नेचुरली एक लिंक बना कि मैं स्पेन भाग जाऊं। ये स्पेन भाग गया। अब स्पेन के गवर्नर को भी पता था कि भाई अब तो बनु उमैया की एम्पायर पीछे से खत्म हो गई है, तो मैं ही यहाँ पे लीडर बन जाऊं। तो खैर करते कराते ये स्पेन में पहुंचा, लोकल गवर्नर के साथ इसकी लड़ाइयां झगड़े ये वो करते करते, लेकिन स्पेन में इसने परमानेंट अपनी गवर्नमेंट कायम कर ली। सही। 755। अब स्पेन जो है वो बनु उमैया का एक सेंटर बन गया। ओवरऑल गवर्नमेंट बनु अब्बास की थी, ठीक। स्पेन में बनु उमैया की गवर्नमेंट कायम रही, और ये कुछ 700 साल इन्होंने वहां पे इक्तदार को एंजॉय किया, वन वे द अदर। 1492 में स्पेन जो है वो मुसलमानों से वापस लिया गया, और मुसलमानों को नाउजुबिल्लाह वहां पे मतलब शिकस्त हुई, यानी हमने वो इलाका अपना छोड़ दिया जो 700 साल तकरीबन हम वहां पे रहे। अब स्पेन में क्या हो रहा था, ये कहानी बड़ी मजे की। और उन्हीं जर्मेनिक ट्राइब्स ने ही शिकस्त दी ने बाद में। जर्मेनिक ट्राइब्स ने शिकस्त नहीं दी थी, वहां पे उनका एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन किंग था जो आया, और वो भी एक रिलीजियस उसका सेंटिमेंट था, और उसने आके इनको शिकस्त दी। ठीक। और वो जर्मेनिक्स नहीं थे, उसमें फ्रैंक्स भी थे, ऑस्ट्रियंस, इस तरह से एक वो जिस तरह बड़ी फौज होती है, तो उन्होंने स्पेन को रिक्लेम किया। सही। तो वो जो गोथिक वो एम्पायर थी वो तो बाय द टाइम उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती 1492 में। बहरहाल अब ये जो कर्तबा है, ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कोर्डोबा कहते हैं। कर्तबा अपनी पीक के ऊपर दुनिया में कोई शहर इसके कंपैरिजन में नहीं था, और अगर कोई शहर कंपैरिजन में था तो वो बगदाद था या कस्तंतुनिया था। ठीक। यूरोप पूरा जो है वो बिल्कुल एक कस्बा था, और ये जो शहर है ये उस वक्त एक एपिसेंटर था। अब अब्दुर्रहमान थर्ड यहाँ का एक बहुत बड़ा रूलर था। अब्दुर्रहमान थर्ड 900s में इक़्तिदार संभाला। उसने 2-3 बड़े काम किए। नंबर 1, उसने एक शहर बनाया मदीना तो ज़हरा, एक बहुत बड़ा शहर, वो कर्तबा से 4 मील दूर था। अब वो शहर जो था बजाते खुद 1 मील बाय 1 माइल बाय 1 माइल तकरीबन वो शहर था, यानी वो 1 स्क्वायर माइल बड़ा शहर था। ठीक। 3 टेरेसेस उसके बने हुए थे, 3 लेवल्स पे वो शहर बना हुआ था। ठीक। सबसे ऊपर वाले टेरेस पे रॉयल पैलेसेस थे। अच्छा। सेकंड टेरेस के ऊपर उसने एक फॉरेस्ट बनाया, वहां पे एनिमल्स थे, वहां पे जूस थे, वहां पे पूल्स थे। और थर्ड टेरेस पे उसने अपने सर्वेंट्स का, लोगों की वो जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज थी वो बनाई। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या थर्ड से आप स्टार्ट करें? थर्ड सबसे ऊपर से मैंने, सबसे ऊपर उसका अपना था ना रॉयल पैलेस। ठीक ठीक। तो सबसे ऊपर था वो रॉयल पैलेस, गार्डन्स और वो सारे ऊपर। सेकंड, अब ये पूरा शहर है, आप इमेजिन करें, और ये डिस्कवर हुआ है 20th सेंचुरी में, और यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये भी। वाह वाह वाह। यानी 3 टेरेसेस थे, 3 लेवल्स के ऊपर। अच्छा। और पूरा शहर इस तरह से बना हुआ है। सेकंड टेरेस जो है वो पूरा फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, वहां पे दरख्त है, वहां पे एनिमल्स है, वहां पे वो हंटिंग करता है, वहां पे वो साए हैं, वहां पे वो अपने डेमास्कस को याद करता है, इस तरह की चीज। अब तो वो रेमिनेंट्स है ना, उसके शहर तो खत्म हो गया। और थर्ड के ऊपर उसने पूरी वो रेजिडेंशियल कॉलोनीज उसके स्टाफ की, मदीना तो ज़हरा, यूनेस्को हेरिटेज साइट। और वहां पर पहली दफा यूरोप के अंदर ये नहीं था, आज तो ये कॉमन बात है, रनिंग वाटर था। यहाँ पे जिसने वॉशरूम्स बनाए, टॉयलेट्स बनाए, पूल्स बनाए, वहां पे उस दौर में रनिंग वाटर इसने इंट्रोड्यूस करा दिया जो पूरे यूरोप में कहीं नहीं था। अच्छा। सही।
यानी रनिंग वाटर के लिए एक पूरा सैनिटरी का नेटवर्क बनाया, जैसे आज हम टैप से पानी को कंट्रोल करते हैं। उस दौर में ये तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये ले आए वहां पे अपने किसी आर्किटेक्चरल मार्वल, मतलब आज ये 900 की बात कर रहा हूँ, आज से 1100 साल पहले की। वाह। तो वो एक बिल्कुल मास्टरपीस था, शाहकार था, मदीना तुजारा। नंबर 2, क्योंकि ये डमास्कस से थे और डमास्कस में मस्जिद उमैया बहुत बड़ी मस्जिद थी जो जहाँ पे इनका पैलेस भी हुआ करता था। अब उस तरह का कोई कोर्ट होना चाहिए और एक स्पिरिचुअल साइट होनी चाहिए, तो इन्होंने मस्जिद करतबा बनाई वहां पे। और मस्जिद करतबा भी पहले चर्च थी, लेकिन उसकी जमीन को इन्होंने खरीदा 785 में। सही। और हर बादशाह उसके अंदर कोई ना कोई एक्सटेंशन करता रहता था। उसकी आर्ची, अच्छा, पूरे यूरोप से बेस्ट मार्बल, बेस्ट जो हो सकते हैं आर्टिजान्स वो आ रहे हैं, कारीगर आ रहे हैं, और वो हर बादशाह के दौर में, वो 3 बादशाहों के दौर में वो बनती रही है। अच्छा। और जो इसकी आर्चेज हैं वो जैसे पाम ट्रीज होते हैं, खजूरों के दरख्त। अच्छा। तो वो इनको सीरिया की याद आती थी और वो इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ था, यानी शाम, क्योंकि ये शाम के थे, शाम में थे इनका सेंटर। तो वो जो मस्जिद करतबा थी वो भी एक मास्टरपीस था। अच्छा, इनका एक अब्दुर्रहमान III के बाद इसका बेटा था अल-हकम II, वो आर्ट्स का बड़ा दिलदादा था, लिटरेचर, किताबें, उसकी अपनी जाती लाइब्रेरी थी और उस दौर में 4 लाख किताबें उसकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद थी। वाह वाह। और आजकल तो होता है ना फोटो कॉपी का जमाना है। हाँ जी। तो उस दौर में ये हाथ से किताबें लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट होते थे और लिखवाई जाते थे। तो कातिबीन की पूरी एक फौज होती थी जिनका पूरा काम ही ये था किताबें कॉपी करना। हर साल वो कहते हैं 60,000 किताबों के वॉल्यूम्स जो है वहां से कॉपी होके बाहर निकलते थे। वाह वाह। और उसके अंदर रेयर बुक्स, पुराना फलसफा, लॉजिक, थियोलॉजी, लिटरेचर, मतलब वो इट वाज लाइक एन इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन जो करतबा के अंदर आया हुआ था। अच्छा, 2 बंदे हैं यहाँ पे, वैसे बंदे बहुत से हैं जिनका तस्करा हो सकता है। इब्ने हज़म हमारे बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनका ताल्लुक मुस्लिम स्पेन के साथ था। मोहिउद्दीन इब्ने अरबी यहाँ पे पैदा हुए। इब्ने रुश्द, जिसको वेस्ट एवरोस कहती है, वो यहाँ पे थे। यहाँ पे अल्लामा अब्दुल बर, जिनकी बहुत बड़ी किताब अल-इस्तियाब है, वो थे यहाँ पे। लेकिन 2 बंदों का नाम, वक्त हमारे पास बड़ा कम है, लेकिन 2 बंदे ऐसे हैं जिनका जिक्र अगर हमने ना किया तो बात रह जाएगी। मैं चाहूंगा थोड़ा मुझे वक्त दे दें। जी जी। एक साहब थे ज़रियाब। ज़रियाब जो थे ये बगदाद से इधर माइग्रेट होके आए थे। ठीक। ही वॉज अ म्यूजिशियन पार एक्सेलेंस, टॉप का म्यूजिशियन था। और उससे बढ़कर वो इमेज कंसल्टेंट था, वो स्टाइल कोच था, वो फैशन कंसल्टेंट था उस टाइम पे। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में पहला डिओड्रेंट वो लेके आया। अच्छा। अंडर आर्म स्टिक वो लेके आया। अच्छा। यूरोप की पहली टूथपेस्ट वो लेके आया। हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। मल्टीपल कोर्स मेन्यू, खाने के मेन्यूज होते हैं, ये उसने बताया कि ये पहले सूप सर्व होगा, फिर मेन कोर्स होगा, फिर डिजर्ट होगा। फहद काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और बहुत खूबसूरती से आपने सबको बयान किया, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं रहा। तो इंशाल्लाह कल भी अगर कोई रहेगा तो बात कर लेंगे। एक बात थी जो हमने आप तक पहुंचा दी। तो अल्लाह हाफिज़। आज की नशरियात से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।